नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिनी संसद। जी हां, कल देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है। यह तय होगा कि देश का विश्वास किसके साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई वाले विपक्ष के साथ। आंकड़ों की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि सरकार काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी के अपने पास ही पर्याप्त सांसद हैं अगर केवल बात बहुमत साबित करने की हो। क्योंकि सदन की जो मौजूदा स्थिति है उसकी तस्वीर अगर हम आपको एक बार यहां ग्राफिक के जरिए दिखाएं तो आपको इस बात का पता लग जाएगा कि बीजेपी क्यों इतनी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है बहुमत साबित करने के मामले में। क्योंकि अकेले बीजेपी के पास ही बहुमत के 267 से ज्यादा का आंकड़ा इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा उनके सहयोगियों ने बीजेपी को काफी हद तक यह भरोसा दिला दिया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे आपसी मतभेद चाहे कैसे भी हो, हम बेशक कितनी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते हो, लेकिन वोट हम आपके पक्ष में ही करेंगे। यह बात शिवसेना ने भी बीजेपी को भरोसा दे दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके अपने सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी कि अपनी सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। वो दलित सांसद यूपी के जिन्होंने दलितों पर हिंसा के खिलाफ सरकार को चिट्ठियां लिखी, वो भी आज कह रहे हैं कि वो वोट तो सरकार के पक्ष में ही करेंगे। यानी कि आंकड़ों के खेल में सरकार मजबूत है। तो फिर कल यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर आ क्यों रहा है? यह अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा तो पहले चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। और चर्चा में होगा यह कि विपक्ष वो सारे मुद्दे एक एक करके उठाएगा जिन पर वो सरकार को घेर लेना चाहता है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिला आरक्षण का मुद्दा हो या फिर कोई और ठीक इसी तरीके से सरकार चाहे हलाला का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक निकाह का मुद्दा हो या फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, उन सब विषयों पर विपक्ष को पलटकर जवाब देना चाहेगी और साथ ही अपने काम का लेखा जोखा भी देश के सामने संसद के जरिए से वो रखना जरूर चाहेगी। तो इस मिनी संसद में क्या होगा? हमारे साथ हैं आज 5 मेहमान। 2-2 मिनट तक सब पहले अपनी बात रखेंगे और उसके बाद बहस की शुरुआत होगी। स्वागत कीजिए शाहनवाज हुसैन का, जो हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं। अजय कुमार हमारे साथ हैं, एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं और साथ ही डिप्लोमेट रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वागत है आपका मीम अफजल। और आलोक मेहता साहब पद्म पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज की हमारी इस मिनी संसद की कार्रवाई के वो स्पीकर रहेंगे। जो देखेंगे गलत बोल रहा है उसको वहीं टोक देंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं, रोक तो सकते नहीं। सदन में भी स्पीकर केवल कोशिश ही करता है। और अगर हमसे पूछे हम कौन है तो हम रहेंगे मार्शल, जो ज्यादा करेगा फिर उसे बाहर धक्का देके आएंगे। लेकिन उसके पहले फटाफट देखिए आज किस तरीके से जुबानी तीर चले। सोनिया जी की गणित कमजोर है। वो आंकड़ा नहीं लगा पाती। यानी 96 में 96 में भी ऐसे आंकड़ा लगाए थे। बाद में क्या हो गया वो दुनिया के सामने है। इस बार भी गणित कमजोर होने के कारण फिर से आंकड़ा सही नहीं निकल रहा है। ये धूल झोंकने का काम देश की जनता के आंखों में, ये कहना कि हम एक सिर के बदले में 10 सिर लाएंगे और जाके नवाज शरीफ जी के साथ गले मिलना, ये कहना कि हम आतंकवादी हमला बंद करेंगे और हमारे आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे ही आतंकी हमला होता है और इनका कोई जवाब नहीं, ये कहना कि किसान की आय को दुगना करेंगे और आज किसान तराई घूमकर अपने आप आत्महत्या कर रहा है, ये कहना कि हम महिलाओं का हिफाजत करेंगे और आज बलात्कार की राजधानी मेरी प्रदेश बन चुकी है। पूरी तरह से यह सरकार नाकाम हो चुकी है। जनता परेशान हो चुकी है, जनता असुरक्षित है और जनता इनको अब सबक सिखाएगी। सरकार को जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी आज भारत ही नहीं दुनिया के एक लोकप्रिय नेता हैं। देश के विकास का काम कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस लाया है। हम प्रामाणिकता से जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे और निर्णायक बहुमत से जीतेंगे। तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता का तो कोई काम नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव आता है, जो होगा वो तो होगा,
लेकिन जब भी ये चुनाव होगा उसमें मोदी सरकार दोबारा नहीं आना। सरकार के खिलाफ वोट करेंगे कल? अब तो हम लोग बात करेंगे, तय करेंगे कल हम लोग इस पे जानकारी और प्राप्त करके क्या पार्टी की रणनीति होती है इस पे हम लोग तय। सोनिया जी कह रही है कि संख्या है विपक्ष के पास, आपको भी लगता है संख्या है? सोनिया जी ने कल देखिए पहले भी एक बार अटल बिहारी जी की सरकार गिरी हुई थी, किसी को एहसास नहीं था कि कब गिरी नहीं गिरी कैसे गिरी। गिर सकती है सरकार? अब देखिए गिरे ना गिरे उससे क्या लेना, लेकिन लोगों के दिलों से गिर गई है। चलिए, गिरे ना गिरे उससे क्या लेना देना, इससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाती है। 2 मिनट का समय हर वक्ता को मिलेगा पहले अपनी बात रखने का, ठीक वैसे ही जैसे कल सदन में सब पार्टियों के लिए फिक्स समय सीमा होगी। मीम अफजल साहब आपसे शुरुआत कर रहे हैं, आप अपनी बात रखें। 2 मिनट तक घड़ी चलती रहेगी और जैसे ही 2 मिनट खत्म होंगे बजर बजेगा, आपकी आवाज बंद हो जाएगी। बोले अपनी बात। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ, आपने इसे मिनी पार्लियामेंट कहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमें पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला। लेकिन यहाँ 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बेचारे पार्लियामेंट में नहीं रहे हैं, उनको वहाँ का तजुर्बा नहीं है। शाहनवाज साहब और मैं वो हैं जिन्हें कभी भी मार्शल की ज़रूरत नहीं पड़ी पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज आपका काम जो है वो अधूरा रहेगा, आपको किसी को बाहर उठाकर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी जो आपने कहा और आपने जो तबसरा किया, मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ भी होगा वो एक देश के अंदर जो वातावरण है उसका एक सही रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। और सबसे ज़्यादा फैसला तो आपने खुद कर दिया। आपने बताया कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठा रहा है। वो मुद्दे वो हैं जिससे आज देश सुलग रहा है। लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उसके जवाब में हलाले का मुद्दा उठाएगी, तलाक का मुद्दा उठाएगी, हिंदू मुस्लिम करेगी। आप ही ने तय कर दिया कि डिबेट कल क्या होगी। अब ये देश तय करेगा कि उसको किन इश्यूज़ के साथ जाना है, अपने बुनियादी मसाइल के साथ जाना है या जज्बाती इश्यूज़ के साथ जाना है। ये जो मसले आपने कहे ये मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ देश का मसला किसानों का, नौजवानों का, आम आदमी का, मजदूर का, खेत खलियान में काम करने वाले, छोटी आमदनी के लोगों का, दुकानदारों का जो मसला इस देश के अंदर खड़ा हुआ है, जिस तरह से बेरोज़गारी बुरी तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लिंचिंग हो रही है और पहले किसी और चीज़ को लेकर के होती है, अब किसी और चीज़ को लेकर हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देश ज़्यादा महत्व देता है या उन मुद्दों को ज़्यादा महत्व देता है जिसका जिक्र आपने अपने दूसरे हिस्से में किया। तो मैं समझता हूँ देश पहले जो हिस्सा है वो देश के हर आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला मुद्दा वही है और उसी पर हम बात करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। 2 मिनट आपके पूरे। घनश्याम तिवारी आपका समय शुरू होता है अब, बोलिए। कल संसद में विपक्ष देश की आवाज प्रधानमंत्री के सामने रखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के एजेंडे को समेट करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाना चाहते हैं। देश कहेगा सिमटी बाहों को खोल गरुड़, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, अब तो अपना अंदाज बदल, सुलग रहा है देश सारा, सुलग रहा है देश सारा, अब तो अपनी आवाज बदल। जब प्रधानमंत्री आज से 5 साल पहले प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अच्छे दिन की बात कही। मैंने पिछले 5 साल में 5 बार अच्छे दिन की बात नहीं सुनी है। प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, उन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। आजमगढ़ में उन्होंने सारे एजेंडे को सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर दिया। न सबका साथ की बात कही, न सबका विकास की बात कही। कहीं ना कहीं लगता है कि सबका नाश, सबका सत्यानाश ही उनका एजेंडा रह गया है। प्रधानमंत्री ने प्रचार करते समय 5 साल पहले महिलाओं की बात कही थी। आज देश दुनिया के परसेप्शन में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था हम संघीय ढांचे को मजबूत करेंगे, उनके अपने सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने संघीय ढांचे को कमजोर किया है। और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में चला वो आज सबके सामने है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा था हम रोजगार पैदा करेंगे, आज देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था हम काला धन लाएंगे, देश का धन स्विस बैंक में पहुंच गया है, प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, देश भ्रष्टाचार में नई सीमाएं लांघ रहा है। एशिया का सबसे भ्रष्ट देश अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर तरीके से देश को विकास के रास्ते पे लेके जाएंगे। मुझे वो विकास का रास्ता नहीं दिखाई देता जब आपके मंत्री उन लोगों का सम्मान करते हैं जो भीड़ तंत्र को मजबूत करते हैं। आपने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया है और ये जवाब देश का हर नागरिक पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी सरकार आप चला रहे हैं जिसका विकास का मतलब है कि हम लोग भाई आपस में लड़ते रहें, हमारी बहनें असुरक्षित रहें, हमारी शिक्षा ठीक से न चले, उस पर सवाल न पूछा जाए और हमारा मीडिया रोज शाम को 5 बजे से 10 बजे तक केवल हिंदू मुस्लिम विवाद दिखाता रहे।
चलिए 2 मिनट पूरा आपका। राजीव रंजन भी हमारे साथ आ गए हैं जेडीयू से, वो पटना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले बोलिए अजय जी, आप सरकार के साथ हैं, अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान भी सरकार के साथ होंगे या नहीं होंगे, और आपके मुद्दे इनसे अलग हैं या आप जवाब देने की भूमिका में रहेंगे? देखिए, हम ताल ठोक के और खुली तौर पे सरकार के साथ हैं। हमारे मुद्दों को लेकर के सरकार से जब मतभेद होते हैं, हमने उन समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। तो जहां तक यह सवाल है आपका कि हम सरकार के साथ हैं या नहीं है, उसका स्पष्ट जवाब है। जहां तक मुझे लगता है कि आपने मेरे अगल बगल बाजू 2 लोग और स्पीकर साहब भी खड़ा कर रखे हैं, तो शायद सबसे ज्यादा खतरा आप मुझसे ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी इस मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सांसदों और मंत्रियों में से एक है। जहां तक विपक्ष की बात है, इन्होंने खुद कह दिया, आपने अभी सुना तेजस्वी जी को, सरकार वोट मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये एक तमाशा है। प्रति घंटे देश के संसद को चलाने का जो खर्च है उसका सीधा सीधा दुरुपयोग कर रहे हैं ये। और जहां तक मुद्दों की बात है, तो 4 साल आप सो रहे थे। आपने 4 साल संसद को चलने नहीं दिया, और अब जब संसद अपने 5 साल के कार्यकाल में अंतिम सत्र के सामने है, तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। किसके प्रति विश्वास प्रस्ताव? किसके द्वारा? आपका एक नेता इस संसद को कहता है कि 2019 में अगर भाजपा वापस सत्ता में आ गई तो यह देश पाकिस्तान बन जाएगा, यह देश हिंदू आतंकवाद बन जाएगा। तो जब आपको इस देश की संसद में यकीन नहीं है, आपको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, आपको मुद्दों में यकीन नहीं है, 60 साल आपने देश का मजाक उड़ाया है, और फिर आपके मजाक उड़ाने की यह आदत बदल नहीं रही है। तो कहते हैं ना, वो गाली भी याद आते हैं, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। अरे कुछ करना नहीं है, अपने सांसदी की सैलरी को जस्टिफाई करना है। मुद्दे तो है नहीं, मुद्दे हैं तो बहस करो ना, खुली आके चुनाव। 2 मिनट आपके पूरे हो गए। चलते हैं एक बार राजीव रंजन के पास, पटना स्टूडियो। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? तो 2 मिनट आपके शुरू हो रहे हैं। अब विशेष पैकेज राज्य को मिलने के मसले को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लीड किया जा रहा है। आप लोगों का भी बड़ा टची पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव में, विशेष राज्य का पैकेज। किधर जाइएगा? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर विशेष राज्य के दर्जा को हमारा नैतिक समर्थन है, लेकिन जो रणनीति है वो हमारी अलग है, उनकी अलग है। हम 15वीं वित्त आयोग में विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर जा रहे हैं। वैसे वहाँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस में विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई को लड़ने का तरीका जो तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरह से पहले 15th फाइनेंस कमीशन में जाएंगे, उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मॉब लिंचिंग हो, प्राइस हाइक हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ती दरों को लेकर के जो पूरे देश में सवाल खड़े हुए, एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो कांग्रेस की भूमिका हो सकती थी, एक बड़ी लड़ाई की भूमिका वो तय कर सकते थे। अविश्वास प्रस्ताव देश के 4 वर्ष जो अब तक उन्होंने पूरे होने के बाद अभी उन्होंने ये निर्णय लिया, ये पहले भी वो लेकर के आ सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्हें ये विश्वास नहीं था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कोई वो हलचल पैदा कर पाएंगे। अंततः वो एक क्षेत्रीय पार्टी की आड़ में आए हैं और एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जिस मुद्दे पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा निराशाजनक रहा है। बिहार ने बराबर कहा कि न केवल बिहार बल्कि देश के उन तमाम राज्यों में जो विकास की नीतिगत निर्णयों की वजह से विकास का लाभ उन राज्यों को नहीं मिल पाया, उन राज्यों को एक अवसर बराबरी का अगर देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और उस परिधि में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी आंध्र प्रदेश को लेकर के ये बात कही गई थी। तो ये निश्चित तौर पर विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जो कांग्रेस का नजरिया रहा है, वो बिहार उसका सबसे वर्स्ट विक्टिम है कि आज़ादी के 70 वर्षों में 49 वर्ष उनके शासन के रहे हैं, और इन 49 वर्षों के शासन में जब भी बिहार के बेहतरी की कोशिशें हुई है, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार के लिए तय करने का सवाल रहा हो, योजना विकास की राशि का जो उनके केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल रहा हो, बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का सवाल रहा हो, विशेष राज्य दर्जा का सवाल रहा हो, इन सर 2 मिनट हो गए आपके पूरे। आप बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन 2 मिनट आपके पूरे हो गए। ये स्थिति कल भी होगी पार्लियामेंट में, नेता कहते रह जाएंगे, कूदते रह जाएंगे कि मेरा नंबर नहीं आया, मुझे पूरा समय नहीं दिया गया, स्पीकर काट देंगे बीच में। आपको जवाब देना होगा सारी बातों का।
देखिए, एक अच्छा मौका आया है। हम लोग ये समझते थे कि ये लोग बाहर निकल कर बाइट तो देते हैं, बाहर निकल कर टीवी को ब्लेम तो करते हैं कि टेलीविज़न ये एजेंडा चलाता है, लेकिन कभी भी संसद में खड़े होकर इन विषय को उठाने का काम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि संसद चलने नहीं दी। तो एक रास्ता अच्छा है कि कम से कम संसद चलेगी। तो पहली खबर तो ये अच्छी आई कि विपक्ष के लोग टीडीपी के सांसद आ जाते थे और प्ले कार्ड दिखाकर संसद को रोक देते थे। ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है, शायद दुनिया का ऐसा अविश्वास प्रस्ताव होगा। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, उसके नियम बने हैं कि 50 सांसद खड़े होंगे, कहेंगे, लेकिन एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर लाने वाले को खुद पर विश्वास नहीं है। जिनको खुद पर विश्वास नहीं हो, जिनके पास नंबर नहीं है, हमारे पास अकेली संख्या 273 के करीब है और हमारे 300 से 314 के करीब हमारे सांसद हैं, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बल्कि हमारे विरोध में जो लोग हैं उनकी संख्या और घट सकती है कल। लेकिन माननीय सोनिया जी का ये कहना कि हमारे पास नंबर है, तो और ये भी रेफरेंस याद दिलाना कि वाजपेयी जी की सरकार में तो उस वक्त नंबर सब जानते थे कि 1-2 नंबर से क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साफ नियत से सही विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमने दिया है। कोई बड़ा आंदोलन संसद में, क्या स्पीकर साहब हैं अपने आलोक जी यहाँ पे, क्या कोई बड़ा आंदोलन बाहर खड़ा कर सके? नहीं खड़ा कर सके। संसद में कोई मुद्दा उठा सके? नहीं उठा सके। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि कल भूकंप का खतरा तो नहीं, क्योंकि राहुल जी ने कहा था कि अगर हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, बल्कि नरेंद्र मोदी जी धो कर ऐसी बात कहेंगे कि इनको लगेगा गलती हो गई, भूल हो गई अविश्वास प्रस्ताव लाने की। मीम अफजल जी, भूकंप आएगा कल कि नहीं आएगा? ये तो कल पता लगेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कर दूं कि ऐसा लगता है शाहनवाज साहब की भूकंप अभी भी आया हुआ है, और शुक्र है कोई और प्रवक्ता इनके नहीं है। कुछ प्रवक्ता तो इनका पूरी दुकान ही राहुल जी के नाम पर और सोनिया जी के नाम पर चलती है। मैं, आप जानते हैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, और आप रोज़ भुगतते हैं उनको। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी की जो रूह है वो डिस्कशन है। डेमोक्रेसी की रूह है कि आदान प्रदान हो। डेमोक्रेसी की रूह है कि जहाँ एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस हैं, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन है। तो अपोजिशन का अपना एक रोल होता है, ट्रेजरी बेंचेस का अपना एक रोल होता है। इस देश के अंदर पिछले 4 साल के अंदर एक नई बात मैंने देखी है। पहले एक रिवाज ये था कि सरकार से सवाल पूछे जाते थे। आजकल मैं देखता हूँ कि हमको महसूस होता है अपोजिशन में होने के बावजूद कि जैसे हम पावर में हैं, हमारी सरकार चल रही है, चूँकि हमसे सवाल बहुत पूछे बिना पावर के आपको पावर दे रहे हैं। देखिए मतलब एक्सेप्ट कर लिया शाहनवाज भाई ने कि वो हमको पावर में समझते हैं, इसलिए सवाल हमसे पूछते हैं, खुद जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री ने पिछले 4 साल के अंदर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसके अंदर वो सवालों का जवाब दे सके। तो कल आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं क्या पार्लियामेंट में? एक तरह से किसी हद तक आप कह सकते हैं इसको कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो 4 साल में इतने बार-बार सेशन हुए, हर सेशन में आपको मौका मिलता था, हल्ला करके भाग क्यों जाते थे बाहर? देखिए ऐसा है कि हल्ला करवाने के लिए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार जिम्मेदार थी, इसलिए कि सरकार चलाने का काम, वो ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार के ऊपर होती है, पार्लियामेंट को चलाने की। अपोजिशन पर नहीं होती। अपोजिशन तो अपने मुद्दे उठाता है, अगर आप उन्हें उठाने नहीं देंगे तो वो शोर मचाएंगे। आलोक जी, आपसे और एक बात मैं और कह दूं, मैं चूंकि आलोक जी भी शायद इसमें आमतौर पर ये बात कही जा रही है, और मैं चूंकि पार्लियामेंट में रहा हूं इसलिए मैं पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई को अच्छी तरह जानता हूं। शाहनवाज साहब भी जानते हैं, जब ये अपोजिशन में थे ये भी वही करते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं देश का पैसा ज़ाया हो रहा है, लाखों करोड़ रुपया लेकर के, हज़ारों करोड़ रुपया लेकर के लोग भाग जाते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर अगर देश के हित के अंदर खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं और उसकी वजह से वक्त ज़ाया होता है, जो आपके कहने के मुताबिक सेशन नहीं होता, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का एक हिस्सा है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। वो तो फिर एक आदमी से सरकार चला लें, बहुत से देश चलाते हैं, एक ही आदमी से पैसा बच जाएगा सारा। अभी नीम अफजल साहब कह रहे हैं, ये बार बार मुद्दा उठता है कि देश से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। नहीं भागे क्या?
हमारी सरकार, सुन तो लीजिए नीम साहब, मैं कह रहा हूँ नहीं भागे क्या? अब सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। तो अगर देश से लोग भाग जाते हैं तो ये सरकार का डर है। कम से कम इनकी सरकार में एनपीए तो नहीं करते थे 1000 करोड़ का। वाह भाई, बहुत और यहीं अच्छा। बैठे रहते थे, लाजवाब, सबको यहीं भगा बैठे दीजिए। रहते थे। बैंकों की क्या हालत? हमारा डर नहीं था, आपको बहुत डर है, बाकी जो रह गए उनको भी भगवा दीजिए। लाखों करोड़ का उनको भी भगा NPA दीजिए। करा के बैठे हैं। अब अगले नाम बता दीजिए कौन कौन नहीं, भागा है? हम तो जिनको भगाए हैं हम उनको अरे ले आपसे आएंगे। डरे हुए इतने लोग हैं, पता हम नहीं कितने जिनको भागे भगाए हैं हम ले आएंगे। आप कह रहे थे कांग्रेस लेकिन के आप पास अपना ब्लैक तो मनी जवाब बहुत है, हम उनको दीजिए। जेल डालेंगे। इन लाखों अभी 4 साल में करोड़ किसी के कांग्रेसी को NPA जेल में का- डाला क्या? उनको भी भगवा दें क्या? ये भगवाने की भी कला इन्हीं से आती है। दाऊद को भगवाया किसने, पूछिए जरा। आपने ये भी आए- कला इन्हीं से पूछिए। आपने वादा क्या किया था? आतंकवादियों को भगवाया आपका किसने इस वादा देश से? क्या किया था? एक सेकंड, जो बात ये कह रहे जो हैं, दूसरी बात मैं पहले कहना लोग मार के चाहता भाग हूं जाते थे इस देश से, अब पैसा लेके भाग जाते हैं। किसको बेहतर समझें या दोनों को एक जैसा समझें? आलोक जी, ये सवाल बड़ा है कि भाई आप संसद का पैसा जाया करते हैं, आम आदमी के टैक्स पेयर का मतलब पैसा जाया ये करते हैं। equation- जब 9 करोड़ रुपए 1 घंटे की कार्रवाई, 1 मिनट की कार्रवाई पे खर्च हो जाता है संसद की, वहां आप केवल दिखावे के लिए बहस कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आपका गिरने वाला। सर जी, बहस और नहीं, ये इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ख्याल है अजय हैं। जी। इन्होंने कहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पीकर रहे साहब बोले एक हैं। बार। 9 करोड़ रुपया देश का खर्चा कर, ठीक है। और अगर इनकी प्रधानमंत्री सर, एक शामिल है मिनट उसके दिया अंदर। जाए। अच्छा, स्पीकर साहब मुझे- तो बोल रहे हैं। स्पीकर शामिल है उसके अंदर। अच्छा, स्पीकर साहब का इतना तो सम्मान कर आप लें। जो कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ठीक है, स्पीकर साहब का इतना सम्मान तो कर लें, बोल तो नहीं क्या कर रहे हैं? बोलिए आलोक जी। एक सशक्त आप तो बहुत लोकतंत्र। पुराने राजनयिक भी हैं, राजनेता हैं, और ये बात जो उठाई रही है लोगों के मन में, सदन का बहिष्कार करना, बहिर्गमन करना, वॉकआउट करना, और आपने ठीक कहा सदन को न चलने। लेकिन आप देखिए, इंदिरा गांधी के काल से हम जैसे आप पुराने, आप भी पत्रकार रहे हैं, देखते रहे राजनारायण जी को उठा करके बाहर फेंक दिए, बने मार्शल, यहाँ ये तो नहीं उठा के फेंक सकते, बल्कि लोग उनको धमकी देते उठा देंगे, मैंने क्षमा करें। लेकिन हमने वो दृश्य देखे जब उनको कंधे पर उठाए, जबकि वो बहुत अच्छे नेता थे राजनारायण जी, आज भी मैं उनका नाम याद करके कहता हूँ, समाजवादी नेता थे। तो सदन को उसके लिए चलाया जाता था, 1 दिन 2 दिन होता है, पूरे के पूरे सत्र। आप अच्छा, बीजेपी ने यदि गलत काम किया, बीजेपी यदि बाबरी मस्जिद गिराई, क्या आप भी कहिए हम दोनों ने गिराई, हम मंदिर गिराएंगे, हम मस्जिद गिराएंगे, गुरुद्वारा, लेकिन यदि वो हिंदू मुसलमान करते हैं आप भी वही करेंगे। लोग अपेक्षाएं करते हैं जी, इस देश में लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग ये विश्वास करते हैं कि हमने यदि वोट दिया है, आप चर्चा करें हमारे मुद्दों पर। रक्षा में यदि गड़बड़ हुआ है, रक्षा पर आप बहस कराइए। आप यदि किसानों की समस्या है उस पर कितना बड़ा, अभी बिल्कुल रोहित जी ने सही सवाल उठाया, क्या ऐसा आंदोलन हमने देखे 5-5 लाख लोगों की रैली, अब तो लेफ्ट पार्टी भी आपके साथ कुछ हद तक है ही, क्यों नहीं हुआ? आप मेरा ख्याल है खुद मीम अफजल साहब ने देखा होगा, किसानों के आंदोलन पर सदन में चर्चा होती। राहुल गांधी जी कितनी बार 4 साल में बोले, आप और हम जो दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, सेंट्रल हॉल में जाते देखा है, कितना कम बोले। यदि उन्हीं मुद्दों पर वो कभी बोले कभी नहीं बोले, क्यों नहीं? अविश्वास प्रस्ताव आज आया है, और अभी मैं अजय जी को ठीक करूं, ये अंतिम सत्र नहीं है, ये समीक्षा का सत्र यदि कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। विश्वास मेरा तो मानना है विश्वास के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद और सत्र हैं, अभी शीतकालीन चुनाव तो अगले अप्रैल मई में है, इसलिए इसको अंतिम मत मानिए। अभी तो ये शुरुआत है, ये शंख बजाया है। मैं समझता हूं कि शायद सत्तारूढ़ दल चाहता है कि आइए परीक्षा करिए हमारे पास कितना बहुमत है। मैं ठीक आपकी है। एक बात पे एक उससे बात पहले कहना घनश्याम जी, मैं एक चीज, उन्होंने जवाब ही नहीं दी, छोटी सी बात कहूंगा, बहुत छोटा सा सवाल है। बहुत छोटी सी राहुल बात। जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो बता दीजिए। भूकंप तो चलिए तभी पता लगेगा आएगा कि नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी तय करती है, मैं थोड़ी तय करके अभी यहाँ तक तय नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम है, जाहिर है कि मुझे जो जानकारी है उसके बारे में बता सकता हूँ, जो ठीक है। जानकारी है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी ये बात पर्दे में है कि राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं उनकी बोलेंगे। बात से बोलिए। बात जोड़ के बोलता ठीक है। हूं, स्पीकर साहब की बात से बात जोड़ के बोलता हूं। पिछले साल सदन केवल 50 दिन बैठा, संडे जितने होते हैं एक साल में उससे भी कम। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती थी। जो पार्टी जब विपक्ष में रहती है, सदन नहीं चलने देती है, और उनके सबसे बड़े नेता उस समय कहते हैं कि हमारी रणनीति का हिस्सा है और ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। जो पार्टी जब सरकार में आती है, प्रधानमंत्री सदन पर अपना माथा टेकते हैं, कहते हैं मंदिर है, और उसके बाद अपनी चुनावी रणनीति के लिए सदन को केवल 50 दिन चलने देते हैं। और जब इस साल जब सदन बैठा, जब बजट सत्र हुआ, तो एआईएडीएमके जो इनकी सहयोगी है, कल वो लोग ट्रस्ट वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो एआईएडीएमके परोक्ष रूप से इनकी साठगांठ में उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। इसका जवाब कौन देगा? एक अंतिम सवाल जो शाहनवाज जी से सीधे है, इस हल्ला बोल में जो पिछले बजट सत्र में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने यह पारित किया कि विदेशी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को बिना स्क्रूटिनी के चंदा दे सकती हैं। मैं 4 महीने से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, कल सदन में भी पूछेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है, विदेशी कंपनी, जिससे आप बिना स्क्रूटिनी के चंदा लेना चाहते हैं? आपको नहीं मिलेगा क्या वो?
नहीं, हमने ये पारित नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मिलेगा। अरे भाई मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा क्या? जवाब नहीं मिला, बता तो दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, केवल पर्सनल अपने कांग्रेस के लिए किया है या आपके लिए भी है? नहीं चाहिए, हमें इस देश के लोगों का मत चाहिए, हमें विदेशी चंदा नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, तभी वो इसका जवाब नहीं देते, बिल पारित कर देते। शाहनवाज जी जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहा हूँ कि संसद में तो भटकाने का काम विपक्ष के तौर से आपने किया, कम से कम यहाँ के संसद में जो अभी हो रही है, कम से कम विषय को मत ले जाइए इधर उधर। सवाल ये है कि कल की हेडलाइन क्या बनने वाली है। कल की हेडलाइन ये बनने वाली है कि संसद चली है और आप जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आप बगले झांकते रहेंगे। सवाल ये है कि संसद के अंदर हंगामा, आज कहा जा रहा है कि हम बहुत हंगामा करते हैं। एक पिछले सत्र में एक सत्र पूरा था, आलोक जी को याद होगा, जिसमें 1 मिनट भी काम नहीं हुआ था। और जब सत्र के बाद हम लोग स्पीकर के कमरे में गए थे तो मैं अब कह सकता हूं कि उसमें नेताओं के बीच में भी आपस में जो चाय होती है उसमें भी 1 मिनट बातचीत नहीं हुई थी। गए, बैठे और वापस आए, इतना ज़्यादा तनाव था। और हमें कहा जाता था, क्योंकि हम चाहते थे कि जेपीसी बननी चाहिए, कांग्रेस ने जेपीसी बनाई लेकिन पूरा सत्र खराब किया। आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, आप सिर्फ संसद में चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ को दबाया जाए। आप चाहते थे कि जब भी कोई मुद्दा हो तो भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार की उपलब्धि रखे तो उसको रोका जाए। आपने इसलिए संसद नहीं चलने दी है। कल संसद चलेगी, ये भी वचन के साथ यह विश्वास प्रस्ताव में बोलना चाहिए कि आगे संसद चलने देंगे। और कौन नहीं चलने दे रहा है संसद? हम किन मुद्दों पर पीछे हटे हैं? किसी मुद्दे पर पीछे नहीं हटे हैं। कल देश देखेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके जरिए, देश के जरिए, रोहित जी, ये संदेश जाना चाहिए कि ये नहीं होगा कि आप बोलें और भाग जाएं। आपको नरेंद्र मोदी जी की भी तकरीर के सामने वॉकआउट नहीं करना होगा। इसका भी डर है? हाँ, नहीं, हमें पूरा मैं आज कह दूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे भी कह दूं, इसका भी डर है कि मालूम है बात कहेगा और भाग जाएगा, सरकार की नहीं सुनेगा। ये रणनीति इनकी ये है जो हमें पता लगी है। राहुल गांधी बोलेंगे, अरे वो हो गया, वो बोलेंगे तो ऐलान कर दिया साहब। ऐसे दिल्ली में कई इमारत गिर गई है, कई लोग दब गए हैं। उन्होंने कहा अगर मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि भूकंप लाएं, ऐसे बुलवाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजीव रंजन, सरकार आपकी है वहां पर। राजीव रंजन, क्या विपक्ष ने बैठे बिठाए मोदी सरकार को एक मौका दे दिया है जिसकी वो तलाश कर रही थी? निश्चित तौर पर यह एक रणनीतिक भूल है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने 272 का दावा रख दिया है, उसके बाद जब कल उस दावे की पोल खुलेगी तो मैं समझता हूं अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे उसके बजाय एक नकारात्मक संदेश पूरे देश को चला जाएगा। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, मुझे लगता है इनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी, लेकिन शिवसेना और AIADMK के जो स्टैंड है उससे जो दो पार्टियों का संशय था वो भी समाप्त हो गया। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एनडीए की ताकत और बढ़ाने का काम भी अपोजिशन ने कर दिया है। और ये पूरी तरह से 2019 की पृष्ठभूमि तैयार दिखती है, जिसमें अपोजिशन के अंदर की जो गांठें हैं वो अब आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। इसलिए कि इस हार का ठिकरा किस पर फूटे, ये भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये बिल्कुल साफ है कि ये 2019 को लेकर के ये सारी कवायद थी, जनता की परवाह नहीं थी किसी तरीके से। वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो ये सत्तारूढ़ दल पर, सत्तारूढ़ गठबंधन पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन वो बिखरते दिख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले ही। इसलिए मैं समझता हूँ ये एक बड़ी जीत की ओर एनडीए बढ़ती दिख रही है। ठीक, उम्मीद तो आपसे भी थी, लेकिन क्या करें, तेजस्वी जी ने काम खराब कर दिया। लेकिन दिक्कत ये है कल ये होने वाला है कि हमारी जितनी संख्या देखी जा रही है, हमारी संख्या बढ़ने वाली है और इनकी संख्या घटने वाली है। सबको पता है, मैं ये कह रहा हूँ संख्या सबको पता और कम हो गई। तो मैं दोबारा यहाँ पर ग्राफिक चला के दिखा देता हूँ भाई किसके पास कितनी संख्या है। इनके पास लड़ाई संख्या की है ही नहीं, आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं लड़ाई संख्या की नहीं है, वरना तेजस्वी यादव ये नहीं कहते। हमारी संख्या 44 थी, 48 हो गई। आपकी 4 सीटें 5 सीटें कम हो गई। पिछले 4 साल में कितने राज्यों के चुनाव आपने गवाए? सकती है पिछले 4 साल में कितने राज्यों के चुनाव आपने गवा दिए? आपने जितने राज्य के आपने गुरूर मत कीजिए। अगर आप इसलिए अगर आप संख्या पर गुरूर करेंगे, अगर आप तो आप अटल जी का जमाना भी याद करिए। 19 राज्य हार के 4 MP की सीट जीत के 19 राज्य हार के मुबारक हो आपका सबसे बड़ा निशाना है। हमसे 4 लोकसभा की सीट हमारी कम हो गई के बाद और आपका सबसे बड़ा निशाना हम ही है। इसका मतलब है खतरा सिर्फ आपको कांग्रेस से और किसी से नहीं है। हमसे आप 50 महीने का हिसाब मांग रहे हैं,
हम आपसे 50 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वो तो मांग रहे हैं, हिसाब वो लंबा मांगते देना हैं। है, हमें तो छोटा देश हिसाब जवाब देना, देता हम है दे रहे हैं आपको, साहब। देश की सड़कें जवाब देती हैं, देश का डेवलपमेंट आपको जवाब एक देता है। सेकंड, हमें तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। सड़कें बन रही हैं, हाँ, आप अपना जवाब आपने जरूर दे 2 देंगे। लेन की 4 साल सड़कें में बनाई, हम चौड़ा कर रहे हैं आपके लोग साहब। कहते हैं कि हमने 60 साल में देश को तबाह किया। मैं कहता हूं हमने 60 साल में जितना देश को तबाह बैलगाड़ी किया, के स्पीड से देश आपको को ये आगे क्रेडिट बढ़ाया जाता है कि आपने हम 4 साल में रॉकेट के देश को उतना ही रफ्तार तबाह से कर दिया। देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने 2 लाइन बनाया, हम 14 लाइन बना रहे हैं। अच्छा, ये घनश्याम जी काम कुछ बहुत कहना चाह पहले रहे हैं? होना चाहिए, जो आपने नहीं किया। शाहनवाज जी, ये बताइए, जनता शायद और सारे कल के भी कुछ ऐसे जो बाहर नहीं बोले जाते हैं संसद में, उनके बारे में उनका पर्दाफाश, चूंकि सरकार का ही मौका है कि कितने लोगों पर आपने जेल, चिदम्बरम साहब का अभी मैसेज आया है कि उनकी चार्जशीट आज दाखिल हो गई। तो ऐसे मुद्दे क्या आप जिनको आप गिरफ्तार की, जनता कहती है आपने किसी को पकड़ा नहीं, आप बराबर कहते रहे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, किसी को पकड़ा कितने लोग खुलासा करेंगे कि नहीं संसद में? मैं कह रहा हूं, एक तो संसद की रणनीति बताने के लिए अभी मैं अधिकृत नहीं हूं कि अभी बता दूं। हम लोग अपनी चीजों को सही समय पे रखते हैं। दूसरा, ठीक है, ये कहते थे कि हम इंतजार करेंगे, तो क़यामत तक का इंतजार नहीं है, तो क्या कल तक का इंतजार है। क्या मतलब ये समझे कि संसद से कल 2019 के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है? मांगे जाएंगे। नीम अफजल साहब, घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाहते हैं? उसके पहले घनश्याम तिवारी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आज समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो गुस्सा गए, और न केवल गुस्सा गए, उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो आपको टीवी पर सुना भी नहीं सकते। मुझे दुख है इस बात, लेकिन एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे दुख है इस बात। सुनिए क्या कहा रामगोपाल यादव। किस पे आप नहीं जानते क्या स्टैंड? नहीं बताऊंगा, यानी रोज पूछते बता दीजिए, बिल्कुल समझते हो क्या हम लोगों को? यानी रोज पूछते बता दीजिए, बिल्कुल समझते हो क्या हम लोगों को? घनश्याम जी, जब इतना विश्वास है अपने ऊपर, अपनी रणनीति के ऊपर, इतना फ्रस्ट्रेशन किस लिए? फिर गाली क्यों देने मीडिया को भाई? देखिए, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो भी रणनीति की बात हुई, राजीव रंजन जी ने कहा हमारी रणनीति गलत हो गई। इन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री कुछ ऐसी पुड़ियां निकालेंगे कि सभी लोग धराशायी हो जाएंगे। बात बड़ी स्पष्ट सी है, जब विपक्ष बोलेगा तो ये बोलेगा कि आप अपने अगल बगल देखिए, देश देख रहा होगा, क्या आपके अगल बगल का जीवन बेहतर हुआ है? क्या आपके अगल बगल लोगों में पहले से ज्यादा भाईचारा है? क्या आपके अगल बगल ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? खरीदने वाला अखिलेश यादव, क्या आपके अगल बेहतर नहीं हुआ तो किसका बेहतर हुआ भाई? आप मार्शल है, मैं अभी आप कह रहे थे कि मेरे पास बोला कि आप 2 साल के लिए कमरा दे दीजिए, मेरे पास किराए पर रहने के लिए मकान नहीं है, हमको 2 साल के लिए सरकारी गेस्ट हाउस दे दीजिए, फिर आप कहते हैं कि होटल खरीदना है। आपको बेहतर तो किसी का जीवन नहीं हुआ सर। हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो चाहे कुछ भी बोल दें, लेकिन उनके एक भी भाषण से ऐसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री लंदन जाके बोले थे तो उससे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हो गई थी, और ज्यादा असुरक्षा हुई थी। जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर के भारत के विषय में बोलते हैं, पूरा मीडिया उन्हें दिखाता है। प्रधानमंत्री किसी कवरेज के मोहताज नहीं है। कहीं बोलेगा शांति है, अमन अमान है, कहीं कर्फ्यू नहीं है। आपके राज्य में तो यूपी में कर्फ्यू लगा रहता था, कश्मीर में वायलेंस दंगे होते रहते थे। आप बताइए, यहाँ ऑडियंस बैठी है, देश में पिछले कहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है? कहाँ पुलिस मार्च कर रही है? एक घटना देश में होती है, आप ऐसा माहौल कर देते हैं कि देश को बदनाम कर देते हैं, कहते हैं कि देश असुरक्षित है, लिंचिंग हो रही है। अरे साहब, इस देश में पब्लिक के हाथ में, एक उनको बोलने दीजिए शाहनवाज जी, या तो बोले आप बोले तो जी। ज्यादा मैं इनसे विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं कि कम से कम बीजेपी को बदनाम करते करते देश को बदनाम मत कीजिए। आप पूरे देश में माहौल बना रहे हैं कि देश असुरक्षित है। भारत के अंदर मैं आपसे कह सकता हूं, ईरान, इराक, सीरिया में रहने वाला मुसलमान असुरक्षित होगा, यहां रहने वाला भारत का मुसलमान कहीं असुरक्षित नहीं है। कोई माइनॉरिटी के लोग असुरक्षित नहीं। मैं पूरा 30 सेकंड दे दिया, बोलिए। मैं आपसे कहता हूं, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, कहीं कोई दंगा नहीं है। 125 करोड़ के देश में 2 बड़ी कौमें मिलकर रहती हों। यहाँ तो इराक में शिया सुन्नी एक मजहब के मानने वाले एक दूसरे का सर काट रहे हैं, और हिंदुस्तान में 2 बड़ी कौमें मिलकर रहती हैं। 1-2 घटना हो जाती है, विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, ये देश असुरक्षित हो जाता है। एक लाइन में, और दूसरी बात अपनी बात पूरी हो गई। एक लाइन कश्मीर में आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए। कल महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट किया है कि जो व्यक्ति, मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति कठुआ रेप कांड में रेपिस्ट की तरफदारी कर रहा था, उसको आपकी सरकार ने प्रमोशन दिया है। आप किस मुंह से बोलेंगे कि हम महिलाओं को? अब एक चीज है सर, एक चीज है, एक महागठबंधन बना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक लाइन रह गई, पूरी कर लीजिए, फिर मैं बहुत विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आप बीजेपी का विरोध करते करते कभी सेना का विरोध, कभी देश का विरोध, बदनामी, ऐसा मत के राजनीति के लिए ऐसा काम न करो
इस देश को बदनाम मत करो। देखिए मैं तो सर हम ठीक तो सर, सिर्फ हो गया ना, लोगों आप की कितनी बात- बार सफाई देते रहिएगा। आखिरी बार मीम एक- अफजल एक साहब, बात है। मीम अफजल साहब, ये पूरी ताकत लगा के हमला कर रहे हैं सरकार पे, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हाथ पैर मिला के जोड़ के, एकदम से कंधे से कंधा मिला के। आज अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में थे, पत्रकार पूछते रहे गठबंधन को लेके, वो पूरे समय एसपी बीएसपी करते रहे, कांग्रेस का नाम तक लेने से वो परहेज करते रहे। कोई बात नहीं, हमें कोई भाई एतराज ये नहीं किस है। तरीके की राजनीति आप लोग कर रहे हैं? हमें कोई एतराज नहीं है इसके नहीं, ऊपर। आपको एतराज नहीं जब है, वक्त लेकिन लोग तो आएगा- सवाल पूछेंगे ना। जब वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि हम कहाँ खड़े होंगे। यानी कि मौका परस्ती की आ रही है ना ये? नहीं, मौका परस्ती नहीं है। हर आदमी की और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी पहले से नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये नहीं बताया कि स्ट्रैटेजी इलेक्शन में क्या होगी, राम मंदिर होगी या हिंदू मुस्लिम होगी या देश का विकास होगा, विकास होगा, सबका विकास विकास नहीं होगा, नहीं होगा सिर्फ शहनवाज विकास साहब। होगा। आप ये लोग सारा मुद्दा मीडिया बनाते हैं कह रहा साहब। है। आज पूर्व वही मीडिया जिसके ऊपर हम कभी कभी इल्जाम लगाते हैं कि वो एक तरफा है, कभी वो कभी ये रोज इल्जाम लगाते लगा हैं रहा सर। है कि भारतीय रोज जनता लगाते हैं। पार्टी एक ही तरफ लेकर के जा रही है देश को। हम अब दोबारा से उसी साहब, पोलराइजेशन के एजेंडे मीडिया पे क्या जा रही है। कहेगा, हम तो मैं- बीजेपी का लेकिन प्रवक्ता रोज क्या आरोप कहेगा? लगाते हैं विकास मीडिया के मुद्दे पर, चुनाव के मैदान में मैं- जाएंगे। और मैं सरकार आपसे को घेरते हैं बात मीडिया से ही विकास के खबरें मुद्दे पे देखने के चुनाव बाद, के मैदान रात में को टीवी जाएंगे। पे देखते हैं, सुबह सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हैं, और फिर कहते हैं देखो मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं दिखा रहा। उसमें भी तो आप ही की पोल खुलती है सर। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जो मजहबी मामलात हैं उनको लेकर के अगर आप राजनीति करेंगे, चाहे वो हिंदू करें, चाहे वो मुसलमान करें, चाहे वो सिख करें, चाहे वो ईसाई करें, वो देश के लिए हानिकारक है, वो नुकसानदेह है। इस देश का विकास जब ही होगा जब सबको साथ लेकर के चलेंगे। मैं एक बात, आपके बहुत बड़ा चैनल है आपका, पूरे देश में देखा जाता है, एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात कैसे हो सकती है कि एक तरफ तो कहा जाए कि माइनॉरिटीज़ का अपीसमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा जाए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं शाये की, माइनॉरिटीज़ की हालत तो बहुत खराब है। सर, गलत एक सवाल भी हमसे पूछा जा रहा है, जवाब भी हमसे पूछा नहीं जा साहब, रहा है। गलत दूसरा। छेड़ रहे हैं आप। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, गलत छेड़ रहे हैं आप कि किसी नहीं क्योंकि इस मुद्दे पे जैसे ही सवाल होगा तो कांग्रेस पार्टी पहले तो बुद्धिजीवियों को बुलाती है मुस्लिम मिलने के लिए, अगले दिन अखबार में छप जाता है तो भागती है फिर कि नहीं 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 हमने तो हाथ भी नहीं लगाया मुसलमानों को। देखिए, और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे बारे में झूठी खबर छाप मुसलमान दी। के नाम पे बांट देते हैं। बुद्धिजीवी को पहली बार हिंदू और मुसलमान पर आपने बांटा। देखिए, बुद्धिजीवी होता है। सभी लोग बुलाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर, देखिए वैसे तो राहुल जी ने 17 तरह के ऐसे अलग अलग वर्गों से लोगों से बात की है, उसके अंदर एक मुस्लिम भी शामिल है, उसमें इंटेलेक्चुअल से बात की, इसके अंदर क्या बुराई है? लेकिन ये बताया लेकिन जब चुनाव आता है गुजरात कर्नाटक तो मंदिर मंदिर बोल रहे हैं आप तो खुद भी मंत्री रहे हैं और आप भी इतने से अल्पसंख्यक यदि आप जब कहते हैं तो उसमें केवल मुस्लिम क्यों, यदि आप उनके साथ सिख भी अल्पसंख्यकों को माने जाते हैं, बौद्ध माने जाते हैं, जैन, क्या राहुल गांधी सेकुलर इमेज में खाली और फिर उसके बाद मीडिया पर कहते हैं कि साहब आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, मतलब कल भी हमारे घनश्याम तिवारी जी कह रहे थे, सवाल यह है कि राहुल गांधी केवल मुस्लिम नेताओं से मिलेंगे तो चर्चा मुस्लिम नेताओं को बुलाए जाने पर होगी ना, वो हिंदू नेताओं को बुलाए जाने पर नहीं होगी। प्रधानमंत्री है, यदि प्रधानमंत्री खाली हिंदू नेताओं को बुलाएंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हर रोज इस देश में, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुस्लिम नेताओं से मिले, एक वाकई उदाहरण ये लगाया क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? वैसे आप राहुल गांधी के संदेश देश में यदि मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो अब क्या आम आदमी पूछेगा कि बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, मुसलमान पूरा कर चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या आम मुसलमान हो, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अगर कोई लीडर या प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं तो गुनाह है, उनसे बात करना जुर्म है। सर, बात क्या वो तालिबान से बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भागी अगले दिन ये कहते हैं कि अखबार में झूठ छपा है। शरीफ क्या चाय पीने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भागी अगले दिन ये कहते हैं कि अखबार में गलत छपा है। अजय जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हिंदू मुसलमान किसने किया? विपक्ष ने किया है, सरकार ने? देखिए, आपकी बहस आधा से ज्यादा गुजर चुकी है। संसद का मजारा यही है, कल भी ये यही करने वाले हैं, मुद्दे हैं नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप दोनों को सलाह देना चाहता हूं, बुझ जाते हैं दिए, बुझ जाते हैं दिए, अक्सर अपनी गलतियों से हर बार कसूर हवा को दे रहे हैं। लेकिन अक्सर कसूर हवा का ही होता है, और जो हवा आपने बहाई है इस देश में, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाई है, जो घनश्याम जी उसी कौन सी हवा में कसूर हो गई? ये जो हर रोज 5 से 10 शाम को घनश्याम जी उसी हवा में एक सेकंड करते हैं। बस प्लीज आपके नेता घनश्याम जी मार्शल पार्टी रोल प्ले करने के लिए मजबूर मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी का 2013 में आपके नेता को, आपके नेता को
कहने से सुने एक बार। आप हवा की बातें कर रहे हैं, आपके नेता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। स्पीकर का लिहाज कर ले थोड़ा सा। चलिए घनश्याम जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड सर एक सेकंड, राजीव जी से कमेंट लेना। मौसम वैज्ञानिक ही सही, आप राजनीतिक वैज्ञानिक वो बाहर नहीं, लेकिन जो हवा चली एक सेकंड सर, जो अजय जी जो हवा चली उसमें समाजवादी पार्टी कहां उड़ गई उत्तर प्रदेश में, ये किसी को पता भी नहीं लगा। राजीव रंजन, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया, सरकार ने या विपक्ष ने? देखिए, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, हिंदुत्व के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मुखर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो धर्मनिरपेक्ष सो कॉल्ड जो सेक्युलर एक कैरेक्टर रहा है, उसमें जो परिवर्तन के लिए जो बेसब्र वो दिखे, वो हाल के दिनों में आप देख लीजिए जो गुजरात के चुनाव में हुआ। खाम वहाँ का आधिकारिक समीकरण था, जो दलितों, ये ओबीसी और ठाकुरों का एक कॉम्बिनेशन था। मुसलमानों के साथ खाम एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे मुसलमान वहाँ, लेकिन मुसलमानों के साथ गुजरात चुनाव में वो दिखने के लिए तैयार नहीं थे। जितनी जातिवादी शक्तियाँ थी उन सबके साथ वहाँ वो दिख रहे थे, चाहे वो ओबीसी के नेता हों, चाहे वो दलितों के नेता हों। तो हमारा ये कहना है, उसके बाद उनको दिखा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो फिर मंदिरों की तरफ जाना शुरू कर चुके थे। राजीव जी, आपने तो पहले ही फैसला कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व पर मुखर होकर के हमेशा बात की है, और मुझे आपने फैसला कर दिया, बाकी बताने की क्या जरूरत है? हिंदुत्व पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ। चलिए एक आखिरी कमेंट, आलोक जी, क्या कल संसद से 2019 के प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, ये मान लें। मेरा मानना है कि कल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए दोनों पक्ष 2019 के लिए से शंख बजाते हैं, युद्ध के लिए, चुनावी युद्ध जिसको कहना चाहिए, राजनीतिक युद्ध भी है। और यह भी फैसला हो, यदि संसद में इस पर चर्चा हो सकती है, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, क्या चुनाव एक साथ हो, क्या सब दल इस मुद्दे पर साथ हो सकते हैं, क्या महिला आरक्षण बिल पर भी वो उस तरह की जो बात कही जा रही, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस तरह के तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो बिल लाया गया है उस पर होगा ये फैसला। लिंचिंग पर सरकार घिरेगी, लेकिन उसके बाद भी ये लगता है कि आगे चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और क्या जी, हम इस मंच पर ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बाद भी सदन चले और जैसा पहले आशंका है वॉकआउट न करे, फिर संख्या बल दिखाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो ये दिखाया जाए कि किसके साथ बहुमत है। इससे भी जनता में एक मैसेज जाएगा कि सरकार अभी साल भर और चलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिनी संसद आज तक पर आप देख रहे थे, आपने खुद देख लिया कल क्या होने वाला है, उसकी एक झलक, उसका एक ट्रेलर हम आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन टक्कर होगी इस ट्रेलर के बाद। इसी मंच पर आप रहिएगा आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।